नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। आज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट अजय जोशी जी द्वारा तैयार किए गए एक बेहद शानदार और एकदम सीए स्टाइल वाले वित्तीय विश्लेषण की गहराई में उतरेंगे। ये पूरी चर्चा अमागी मीडिया लैब्स पर आधारित है। हम समझेंगे कि कैसे ये कंपनी चुपचाप पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया के मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल कर रख रही है। तो चाहे आप टेक के दीवाने हो या फिर निवेश की रणनीतियों को समझने में आपकी दिलचस्पी हो, ये विश्लेषण आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की हमारी इस चर्चा का जो पूरा ढांचा है वो कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे प्रतिमान विस्थापन यानी पैराडाइम शिफ्ट से, फिर समझेंगे अमागी का बिजनेस फ्लाईव्हील, उसके बाद हम इनकी वित्तीय स्थिति और जे कर्व इन्फ्लेक्शन को देखेंगे। फिर बात होगी इनके एआई टेक्नोलॉजिकल खंदक यानी मोट की, मूल्यांकन और जोखिम की, और अंत में हम एक फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, प्रतिमान विस्थापन या द पैराडाइम शिफ्ट। देखिए, मीडिया में निवेश करना ना हमेशा से ही एक बहुत ही रिस्की गेम माना गया है। मतलब अगर आप कंटेंट बनाने वालों पर पैसा लगाते हैं तो वो एक हिट या मिस वाला चक्कर हो जाता है। फिल्म चलेगी या नहीं, ये तो पूरी तरह से दर्शकों के मूड पर है। लेकिन जरा इसके विपरीत अमागी के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को देखिए। ये एक टोल बूथ की तरह काम करता है। कोई भी स्टूडियो कैसा भी कंटेंट बनाए, उनके डिजिटल वीडियो को इसी टोल बूथ से होकर गुजरना ही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बिना किसी रचनात्मक जोखिम के स्ट्रीमिंग के बढ़ने का पूरा फायदा इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलता है ना कमाल की बात। अब इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर गेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा फास्ट के इर्द गिर्द घूमता है। फास्ट यानी फ्री एड सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टीवी। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये बिल्कुल हमारे पुराने टीवी देखने के अनुभव जैसा ही है। आराम से सोफे पर बैठिए, बिना कोई सब्सक्रिप्शन फीस दिए शोज देखिए और बीच बीच में विज्ञापन आते रहेंगे। और मजे की बात यह है कि बड़े ब्रांड्स भी अब अपना विज्ञापन का बजट पारंपरिक केबल टीवी से हटाकर इन डेटा संचालित डिजिटल चैनलों पर ही लगा रहे हैं। अब यहाँ पर जो आंकड़ा सामने आता है वो सच में आपको चौंका देगा। 90%। जी हाँ, लेगेसी मीडिया मार्केट का लगभग 90% हिस्सा अभी तक क्लाउड पे शिफ्ट हुआ ही नहीं है। जरा सोचिए इस बारे में। इसका मतलब है कि अमागी के पास आगे बढ़ने और अपना विस्तार करने के लिए अभी एक बहुत बहुत बड़ा मैदान बिल्कुल खाली पड़ा है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, एमआरजी का बिजनेस फ्लाईव्हील। समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस इतने बड़े बाजार पर कब्जा करने के लिए कंपनी एक बहुत ही क्लासिक सैस रणनीति का इस्तेमाल करती है, जिसे कहते हैं लैंड एंड एक्सपैंड। होता क्या है कि ब्रॉडकास्टर्स सबसे पहले एक बेसिक क्लाउड प्लेआउट के साथ शुरुआत करते हैं ताकि उनका शुरुआती खर्च कम रहे। फिर जब वो सिस्टम में पूरी तरह से ढल जाते हैं तो वो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्ट्रीमिंग एकीकरण को अपनाते हैं। और अंत में आता है सबसे अहम कदम, मुद्रीकरण या मोनेटाइजेशन। यहीं पर विज्ञापनों को जोड़कर कमाई को बिल्कुल मैक्सिमाइज कर दिया जाता है। और इनकी ये रणनीति कितनी सफल है, ये वित्तीय वर्ष 2025 के इस 126.90% के नेट रेवेन्यू रिटेंशन या एनएनआर आंकड़े से एकदम साफ हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो न सिर्फ इनके साथ टिके हुए हैं, बल्कि उन्होंने पिछले साल के मुकाबले अपना खर्च करीब 27% तक बढ़ा दिया है। किसी भी सास बिजनेस के लिए ये एक बहुत ही शानदार संकेत है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे भाग का, वित्तीय स्थिति और जे कर्व इन्फ्लेक्शन। यहाँ पर हमें एक परफेक्ट जे कर्व देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट है। अगर आप वित्तीय वर्ष 23 के आंकड़ों को देखें तो वहाँ भारी नुकसान था, क्योंकि कंपनी उस वक्त बुनियादी तकनीक बनाने और ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह पक्की करने में जमकर निवेश कर रही थी। लेकिन वित्तीय वर्ष 26 की पहली छमाही तक आते आते तस्वीर बिल्कुल बदल गई है और वो भारी नुकसान अब एक पॉजिटिव नेट प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो प्रॉफिट आया है ना, ये सिर्फ सेल्स बढ़ने से नहीं आया। अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को रेवेन्यू के प्रतिशत के रूप में देखें तो वो लगातार नीचे जा रहा है। और यही एक मैच्योर होते हुए सैस बिजनेस की सबसे बड़ी निशानी होती है। एक बार जब आपकी बुनियादी तकनीक बनकर तैयार हो जाती है तो उसके बाद हर नए क्लाइंट से आने वाला रेवेन्यू सीधे आपके मुनाफे को बढ़ाता है, क्योंकि आपकी लागत उस अनुपात में नहीं बढ़ती है। वित्तीय नजरिए से एक और बात जो बहुत आकर्षित करती है वो है इनकी बिल्कुल कर्ज मुक्त और कंजर्वेटिव बैलेंस शीट।
आईपीओ से जो पैसा मिला उसका बहुत ही अनुशासित तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब पैसे को बस यूं ही नहीं बहाया जा रहा है, बल्कि इस फंड को प्लेटफॉर्म को फ्यूचर प्रूफ बनाने, एआई क्षमताओं को विकसित करने और बहुत ही सोच समझकर रणनीतिक अधिग्रहण करने में लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। एआई तकनीकी खंदक यानी अमागी का टेक्नोलॉजिकल मोट। देखिए, अमागी अब सिर्फ बेसिक ऑटोमेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एजेंटिक एआई की दुनिया में कदम रख चुके हैं। ये एआई एजेंट्स बिल्कुल किसी इंसान या वर्चुअल ऑपरेटर की तरह काम करते हैं। ये खुद ही तय कर लेते हैं कि कौन सा विज्ञापन कहाँ दिखाना सबसे सही रहेगा। ये अपने आप अलग अलग भाषाओं में मेटाडेटा तैयार कर देते हैं और मुनाफे को बढ़ाने के लिए प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका काम तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ आपकी लेबर कॉस्ट नहीं बढ़ती। अब ये कॉस्ट कटिंग सिर्फ अमाजी के लिए ही नहीं है। अगर हम ब्रॉडकास्टर्स की बात करें तो उनके लिए तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल साफ है। पारंपरिक हार्डवेयर से हटकर अमाजी के क्लाउड पर आने से उनकी कुल लागत या टीसीओ 5 साल के अंदर 35 से 50% तक कम हो जाती है। और सच कहूं तो जब अर्थव्यवस्था में थोड़ी सुस्ती हो या मंदी का माहौल हो तो लागत बचाने का ये सीधा सा गणित नए ग्राहकों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार बन जाता है। अब आते हैं हमारे 5वें भाग पर, मूल्यांकन और जोखिम आकलन। क्योंकि किसी भी निष्पक्ष सीए स्टाइल विश्लेषण में रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। तो जोखिम के मोर्चे पर जो सबसे अहम बात सामने आती है वो है ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन, यानी भौगोलिक एकाग्रता का जोखिम। अमाजी का लगभग 73% राजस्व सिर्फ अमेरिकी बाजार से आता है। अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा उतार चढ़ाव या मंदी आती है तो उसका बहुत सीधा और बड़ा असर कंपनी की ग्रोथ पर पड़ सकता है। इसके अलावा सीए अजय जोशी जी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ और फिड्यूशरी रिस्क भी बड़ी ही निष्पक्षता से बताए हैं, जैसे एक ही बड़े क्लाइंट पर 14% की भारी निर्भरता होना, या फिर आर्थिक मंदी के दौरान विज्ञापनों के बजट में होने वाली कटौती। साथ ही AWS या गूगल क्लाउड जैसी थर्ड पार्टी कंपनियों पर निर्भरता और टॉप क्लास एआई इंजीनियरों को कंपनी में बनाए रखने की भारी लागत। ये सब वो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब जरा वैल्यूएशन पर नजर डालते हैं। पहली बार देखने पर लगभग 602 का पीई रेशियो किसी को भी आसमान छूता हुआ लग सकता है। लेकिन देखिए, जो SaaS कंपनियां हाई ग्रोथ फेज में होती हैं और जिन्होंने बस अभी अभी प्रॉफिट कमाना शुरू किया होता है, उनके लिए ये कोई बहुत अजीब बात नहीं है। ऐसी कंपनियों के मामले में मार्केट हमेशा उनके भविष्य के विकास को देखते हुए उन्हें वैल्यू देता है, इसलिए कई बार पारंपरिक मैट्रिक्स पूरी तस्वीर नहीं दिखा पाते। और अंत में चलते हैं हमारे भाग 6 की तरफ, अंतिम निष्कर्ष और आउटरो। तो इस पूरी रिपोर्ट का जो अंतिम निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये है कि अमागी मीडिया लैब्स एक बहुत ही हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है, जिसमें वर्टिकल SaaS के क्षेत्र में एक ग्लोबल चैंपियन बनने की पूरी क्षमता है। 25 से 30% की मजबूत मार्केट शेयर और फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ ये कंपनी ग्लोबल स्ट्रीमिंग क्रांति का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है। ब्रॉडकास्टिंग का क्लाउड पर जाना अब 100% तय है और अमागी इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए बिल्कुल सही जगह पर खड़ी है। अब अगर कोई इस वित्तीय विश्लेषण की तकनीकी बारीकियों को और भी गहराई से समझना चाहता है तो इस शानदार रिपोर्ट के लेखक सीए अजय जोशी जी और उनकी फर्म AAMK&Co LLP की संपर्क जानकारी आपको सामने दिख रही होगी। आप इस विषय पर और ज्यादा पेशेवर चर्चा के लिए उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब 90% लेगेसी मीडिया अभी भी क्लाउड पर जाने का इंतजार कर रहा है, तो क्या स्ट्रीमिंग की इस महाजंग में एआई संचालित इंफ्रास्ट्रक्चर ही अंतिम विजेता बनकर उभरेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगर इस सीए स्टाइल चर्चा से आपको कुछ भी नया और मूल्यवान सीखने को मिला है तो इस विश्लेषण को लाइक करें, अपने नेटवर्क के साथ इसे शेयर करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और हाँ, ऐसे ही गहराई से शोध किए गए शानदार विषयों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।